जिमाने में क्या लगेगा। हीरा बताती है कि 12 मण का पूवा, 12 मण की पपड़ी, 12 मण का सुअर जिसके बाल खड़े नहीं होवे, खून निकला हुआ नहीं हो, इसे बाईसा पर वार कर छोड़ो तो बाईसा बचे, नहीं तो नहीं बचेगी। और यह टोटका राव जी के हाथ का ही लगेगा और किसी के हाथ का सुअर नहीं चलेगा। और ये बात सुनते ही राव जी सुअर का शिकार करने के लिए अपनी सेना तैयार करने का हुक्म देते हैं। उसमें सभी उमराव दिया जी, कालू मीर, सावर के उमराव और राव जी के खासम, खास सरदार और 400 घुड़सवार तैयार हुए। इतने में दिया जी ने कहा, राव जी महल में पहरा अच्छा लगाना क्यों कि 24 बगड़ावत भाई नौलखा बाग में डटे हुए हैं, वो कहीं रानी सा को उठाकर न ले जाए। राव जी कहते हैं वो तो मेरे भाई हैं और उन्होंने ही मेरी शादी करवाई और पैसा भी उन्होंने ही खर्च किया, वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी राव जी शिकार पर जाने से पहले नीम देव जी को पहरे की जिम्मेदारी सौंप कर जाते हैं। उधर रानी जयमती अपने पसीने से एक सुअर बनाती है। उसका वजन 12 मण होता है और अपनी माया से उसे राव जी के आगे छोड़कर कहा कि हे सुअरढा, राजा जी को नाग पहाड़ से भी आगे दौड़ता हुआ ले जाना और 4 दिनों तक वापस आने का अवसर मत देना। इस तरह राव जी सुअर के पीछे पीछे नाग पहाड़ से आगे निकल जाते हैं। नाग पहाड़ पहुंचकर वह माया से बना सुअर गायब हो जाता है। राव जी और सारे सामंतों को शिकार के बहाने दूर भेजकर रानी जयमती और हीरा बगड़ावतों के साथ भागने की योजना बनाती है। राव जी शिकार पर जाते समय नीम देव जी को पहरे पर लगा जाते हैं कि रानी का ध्यान रखना। रानी हीरा से कहती है कि हीरा, राव जी तो गए पर नीम देव जी को पहरे पर लगा गए, अब इसका क्या उपाय करें। हीरा कहती है, बाजार से जहर मंगवाओ और लाडू बनवाओ। जहर के लड्डू बनते हैं और भैरू जी के चढ़ाकर हीरा सबको बांट देती है। जो भी लड्डू खाता है वो 4 घंटे की नींद सो जाता है। जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते हीरा सबको लड्डू बांटकर वापस आती है ताकि उन्हें जाते हुए कोई देख न सके। छावंडिया भोपा जी लाडू खाते हैं तो हीरा से कहते हैं, हीरा, मैंने तो मीठा मुहंग कई वर्षों बाद किया है। हीरा कहती है, लाडू तो सबको दे दिए मगर नीम देव जी की सवारी महल के सामने घूम रही है। हीरा कहती है, रानी जी श्रृंगार करो और पीछे के रास्ते से बगड़ावतों के यहाँ चलते हैं। हीरा रेशम की डोर लेकर आती है और उसकी रस्सी बनाती है और महल की पिछले वाली खिड़की से रेशम की रस्सी डालती है, जिसके सहारे दोनों महल से बाहर निकल आते हैं। रानी और हीरा दोनों नौलखा बाग के बाहर आकर अपनी माया के प्रभाव से बाग के दरवाजे के ताले खोल देती है। ये देखकर बाग का माली रानी जी के पांव छूता है और रानी जी बगड़ावतों से मिलने अंदर जाती है। सवाई भोज अपनी बूंली घोड़ी पर रानी जयमती को और नियाजी अपने नौलखे घोड़े पर हीरा को बैठाकर राण से भाग निकलते हैं। रास्ते में रानी सोचती है कि बगड़ावतों की परीक्षा लेती हूँ और देखती हूँ कि ये राव जी की सेना से मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं। रानी वहीं पर घोड़े से उतर जाती है और अपने पांव की पायल खोलकर गिरा देती है और कहती है, मेरी पायल बावड़ी में गिर गई है, उसे निकालो। अपनी करामात दिखाओ, नहीं तो मुझे यहीं छोड़कर वापस चले जाओ। सवाई भोज शिव महादेव जी का ध्यान करते हैं और पानी के ऊपर पायल तैरने लग जाती है। सवाई भोज रानी को पायल वापस दे देते हैं। जब वो वापस वहां से चलने लगते हैं, तब भवानी घोड़े पर सवार सवाई भोज के कलेजे पर हाथ रखे होती है और अपने मैल से तीतर बनाकर घोड़ी के पांवों में छोड़ देती है, जिससे घोड़ी चमक जाती है और उछलती है। तब सवाई भोज की धड़कन तेज हो जाती है और रानी जयमती कहती है कि सवाई भोज जी घोड़ी के चमक जाने से ही आपका कलेजा जोर से धड़कने लगा है। आप मुझे लेकर जा तो रहे हो, मगर राव जी की विशाल सेना के सामने क्या लड़ सकोगे। तो सवाई भोज को जोश आ जाता है और वो अपनी तलवार से 11 हाथ की भाटा चट्टान को चीर देते हैं। ये देखकर रानी सोचती है कि एक ही वार से चट्टान चीर दी, राव जी का क्या हाल होगा। जब सभी 24 भाई एक साथ लड़ाई करेंगे तो क्या होगा। रानी जयमती वहीं पर सवाई भोज से वचन लेती है कि राव जी से युद्ध के समय आप सभी 24 भाई अपनी सेना के साथ राव जी से एक एक कर युद्ध करोगे, सभी भाई साथ मिलकर युद्ध नहीं करोगे। सवाई भोज रानी जयमती को ये वचन दे देते हैं कि हम साथ मिलकर युद्ध नहीं करेंगे। सवाई भोज रानी जयमती को गोठा में लाने से पहले राता देवरा में उतारते हैं।
राता देवरा में सवाई भोज और न्याजी भवानी को दारू पीने के लिए मनुहार करते हैं। भवानी कहती कि आप लोग माथा देवो तो मैं दारू पी लूं, और कहती है कि आपके घर से मुझे बधाई के गीत गाते हुए लेने आए तो मैं घर चलूं। जब बगड़ावत वहां से घर वालों को खबर देने गोठा चले जाते हैं, तब वहां पर पोमा घासी आ जाता है और रानी से कहता है, आप मेरे साथ शादी कर लो। बगड़ावतों के यहाँ तो पहले से ही बहुत रानियां हैं। भवानी उससे बगड़ावतों के घर की सारी बातें पूछ लेती है और बाद में नौहत्थी नारी बन के हुंकार करती है। पोमा घासी नारी को देखकर डर के मारे गिर जाता है। उसके रोटी और प्याज बिखर जाते हैं और पानी की बटुकड़ी फूट जाती है। गांव की महिलाएं बधाई के गीत गाते हुए रानी को लेने के लिए आती हैं। साथ में 24 भाइयों की रानियां भी आती हैं। जब नेतू जी और दीप कंवर रानी जयमती के पास आती है, तो रानी जयमती दीप कंवर से पूछती है कि तू किसकी बेटी है और ये किसकी बहू। दीप कंवर बाई रानी को जवाब देती है कि मैं सवाई भोज की लड़की और ये काका न्याजी की रानी नेतू जी हैं। सभी रानियां तो रानी जयमती के पांव छूती हैं, मगर नेतू जी नहीं छूती। जब सब औरतें रानी को लेकर गोठा पहुंचती है, तो वहां पर साड़ू माता आरती उतारकर नववधू का स्वागत करती है। रानी जी साड़ू माता से कहती है कि आपने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया है। आज तो मैं आपकी सौत बनकर आई हूँ। जब देवनारायण भगवान आपकी गोद में खेलेंगे, तब मैं आपकी बहू बनकर आऊंगी। रानी जयमती को उनके महल में ले जाया जाता है। रानी जयमती और सवाई भोज गोठा के महल में चौपड़ खेलते हैं। जब रावजी शिकार से वापस लौटते हैं, तब महल में रानी के गहने पड़े हुए देखते हैं। उन्हें नीम देव जी कहते हैं कि भाई, बगड़ावत रानी सा को भगा कर ले गए हैं। ये बात सुनकर रावजी को यकीन नहीं होता और कहते हैं, वो तो हमारे भाईले हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब चारों ओर सवार संदेश वाहक दौड़ाए जाते हैं कि रानी सा का पता लगाओ। राव जी को संदेश वाहक से पता चलता है कि रानी सा तो बगड़ावतों के यहाँ गोठा में है। तब जाकर राव जी को विश्वास होता है कि बगड़ावत रानी को भगा कर ले गए हैं। राव जी नियाजी को एक परवाना लिखकर भेजते हैं कि भाई रानी को वापस भेज दो। नियाजी जवाब में राव जी को पत्र लिखते हैं कि हमने तो रानी शिवजी के चढ़ा दी है और आपको रानी चाहिए तो दूसरा ब्याह कर लो। दूसरा परवाना राव जी ने बाघ जी को लिखा कि रानी ने ले गया बेटा, नियाजी को समझाकर रानी को वापस भेजो। बाघ जी ने राव जी को जवाब लिख भेजा कि रानी तो शिवजी को चढ़ा दी है और आपको रानी चाहिए तो दूसरा ब्याह कर लो। राव जी बगड़ावतों को समझाने का खूब प्रयास करते हैं कि रानी सा को वापस राण पहुंचा दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जो भी बगड़ावतों के पूर्वज थे, उनके माध्यम से संदेश भेज बगड़ावतों को समझाने के प्रयास किए गए, मगर बगड़ावत अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अब रावत जी एक संदेश बाबा रूपनाथ के यहाँ भेजते हैं कि आपके चेले बगड़ावत रानी को ले गए हैं, आप उन्हें समझाइए कि वे रानी को वापस भेज दें। बाबा रूपनाथ राव जी को जवाब देते हैं कि रानी तो अब हमारी शरण में आ चुकी है। आपको अगर लड़ाई करनी है तो पहले रूपायली पर हमला करो, बगड़ावतों तक जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर बाबा रूपनाथ बगड़ावतों को संदेश भेजते हैं कि आप सब लोग लड़ाई की तैयारी कर लो, राव जी से युद्ध करना है। अब चाहे जो हो जाए, रानी जी को वापस नहीं भेजना है। सभी बगड़ावत अपने गुरु का संदेश पढ़कर जोश से भर जाते हैं। एक संदेश तेजाजी को पाटन की कचहरी में भी भेजा जाता है और तेजाजी भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़ाई शुरू करने से पहले बगड़ावत अपने सभी सामंतों को संदेश वाहक भेजकर फौज इकट्ठी कर लेते हैं और दुगने जोश से युद्ध की तैयारी के लिए अपने अपने खैड़ों पर पहुंच जाते हैं। रानी जयमती को दिए वचन के अनुसार सभी भाइयों को अलग अलग अपने खैड़ों से ही लड़ाई लड़नी थी। उधर राव जी अपने 52 गढ़ों के खास सामंतों, जिनमें दिया जी, कालू मीर पठान, टोड़ा का सोलंकी इत्यादि के साथ अपनी सेना को रूपायली में पहला हमला बाबा रूपनाथ पर करने भेजते हैं। वहां बाबा रूपनाथ जी अपने सभी नागा साधुओं की फौज के साथ युद्ध के लिए तैयार होते हैं। बाबा रूपनाथ जी राव जी की फौज को आते देख अपने पालतू कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं। ये लगभग 500 कुत्ते थे। राव जी की फौज इन कुत्तों के हमले से घबरा जाती है। ऊपर से नागा साधुओं के हमले से भाग छूटती है और राव जी के यहाँ वापस लौट आती है। उनके कई सैनिक इस लड़ाई में मारे जाते हैं।
दूसरा हमला रावजी नेगड़िया पर करते हैं। वहाँ नियाजी 6 महीने की नींद में सो रहे होते हैं। नियाजी की रानी नेतू जी हाथ में जल की जारी लेकर उन्हें जगाने आती है, लेकिन नियाजी नहीं जागते। फिर नेतू जी नियाजी की माँ लखमादे को नियाजी को जगाने के लिए बुलाती है, लेकिन वे भी उनको नहीं जगा पाती। तब नियाजी के लड़के जोधा और जगरूप अपनी माँ को कहते हैं कि पिताजी को क्यों जगाती हो, उन्हें सोने दो, हम लड़ाई करने जाएंगे। माँ नेतू जी अपने बेटों को मना करती है कि अभी तुम छोटे हो, 9 बरस के, अभी तुम्हारी युद्ध में जाने की उम्र नहीं है। इस पर जोधा और जगरूप जिद करते हैं कि हम रावजी से अकेले ही निपट लेंगे। पिताजी को सोने दो, उन्हें मत जगाओ। नेतू अपने दोनों बेटों जोधा और जगरूप की आरती करती है और उन्हें युद्ध के लिए भेजती है। जोधा और जगरूप रावजी से युद्ध करने जाते हैं। दोनों भाई रावजी की फौजों से लड़ाई करते हुए कई सामंतों और सरदारों को मार देते हैं और 3 दिन तक लगातार युद्ध करते रहते हैं। जोधा और जगरूप का युद्ध देखकर भवानी हीरा को कहती है कि ये 2 लड़के युद्ध करने आए हैं और रावजी की फौज के 60,000 सैनिकों को खत्म कर दिया। यह देख रानी भवानी ने एक चक्र चलाया और दोनों भाइयों के माथे उतार दिए। जब रावजी ने दिया जी से पूछा कि आज की लड़ाई कैसी रही, दिया जी ने कहा, टोढ़ा के रावजी आज काम आ गए और हमने सभी फौज में मरने वालों की पगड़ी और शव उनके घर भेज दिए हैं। नेतू जी सांडीवान से युद्ध के समाचार पूछती है तो सांडीवान कहता है कि आपके कुंवरों ने युद्ध तो अच्छा किया, लेकिन वह दोनों भी मारे गए। जोधा और जगरूप दोनों ही शादीशुदा नहीं थे, इसलिए नेतू जी जब अपने बेटों के कटे हुए सिर और धड़ों की आरती के लिए आती है, गिरजों से बात करती है और पूछती है कि तुमने मेरे बेटों की लाशों को क्यों नहीं खाया। गिरजे जोधा और जगरूप की लाशों को देखकर कहती है कि अभी इनकी मरने की उम्र नहीं थी, मगर भवानी को लाने से यह दिन देखना पड़ा, इसलिए हम इन्हें नहीं खाना चाहती। भवानी जोधा और जगरूप के सिर अपनी मुंडमाला में धारण करती है। नेतू अपने दोनों बेटों के कटे हुए धड़ की आरती उतारकर विलाप करती है और अपने पति नियाजी को जगाने के लिए महल में चली जाती है। आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।